नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि इंस्पायर हुआ है इस कोड से जो आपके सामने आपको दिख रहा है। ये कोड कह रहा है कि दोस्तों की फिज़िक्स का जो एक्चुअल में मेन मोटिव है वो फिज़िकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना, सेकेंडली उसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंड करना। इसमें हम वेरियस फार्मूलाज निकालते हैं टू क्वांटिफाई फिजिकल वर्ल्ड, उसको मेजर करने के लिए। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसा कि ये कोड कह रहा है कि हाउ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ हेल्पिंग टू सॉल्व लेबर इंटेंसिव प्रॉब्लम्स। दोस्तों इसकी जर्नी स्टार्ट होती है एक रॉड से, जो कि काफ़ी लॉन्ग है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। अब मान लीजिए ये काफ़ी लंबी है एंड आपको इसके आसपास लेट से एक पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेट से पॉइंट पी। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का, वो हम सब ने पढ़ा है, जो कि कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली KQ बाय R²। अब यहाँ पर KQ बाय R² ये किसके लिए है? ये बेसिकली एक पॉइंट चार्ज के लिए है, एक पॉइंट चार्ज Q और उससे दूर एक पॉइंट P पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट P पे Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, उसका फॉर्मूला हमें पिछली क्लास में डिराइव करा हुआ है, दैट इज़ KQ बाय R²। प्रॉब्लम जब आती है दोस्तों, जब ये जो रॉड है ये काफ़ी लंबी हो जाती है। अब इसमें ये पॉइंट चार्ज नहीं रहा, ये एक 2D चार्ज बन चुका है जिसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है ना। अब इसको हम पॉइंट चार्ज नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि इसकी स्पेस में काफ़ी ज़्यादा लेंथ है। तो एक नेचुरल सा जो रिस्पांस आता है वो ये है कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो कि एक्ट करेंगे Q चार्ज की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें सो दैट वी कैन टेक दीज पार्ट्स एज पॉइंट चार्ज, और इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लें। जैसे कि इसकी वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ऐसी जो नीचे वाला पॉइंट Q चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। तो ऐसे हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ जाएंगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसी E2, E3, E4 एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो एक वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू X and Y component. So this is the Y component of all the electric fields. Let's say this is the X component. Similarly, down would be the Y component of electric field of these. So अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स नीचे की तरफ हैं उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऊपर की तरफ हैं, क्योंकि ये जो रॉड है ये काफ़ी लॉन्ग है, इसको हम सिमेट्रिक मान सकते हैं। तो इन सभी के Y कंपोनेंट ये वाले हो जाएंगे और इस ऊपर वाले के Y कंपोनेंट ये हो जाएंगे, और दे बोथ विल बी इक्वल एंड दे विल कैंसल आउट। तो जो मेन बचेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बचेगी, X में। बट EX निकालना भी बहुत मुश्किल है। अब वो कैसे? अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये डिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ऐसे ही ये डिस्टेंस R2 है,
ऐसे ही ये डिस्टेंस RN है। और देखिए अब ये वेरी कर रहा है ये डिस्टेंस। तो अगर आप हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे टिल EN तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 100, 1000, 10,000 कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे। ये सब तो मैं दिखा देता हूँ। सो ये जो कोड यही इसी तरफ डायरेक्शन दे रहा है कि अगर इस केस में आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी और देन उसको ऐड करना पड़ेगा। अब हमारा सेवियर आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस गॉस लॉ भी हम इसमें ऐड करेंगे, प्लस गॉस लॉ। ये दोनों मिलके इतने अच्छे मैथमेटिकल टूल हैं जो कि इस पूरी कैलकुलेशंस को टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मे बी रॉड, वेदर ए शीट और ए शेल, है ना, उनके लिए ये दोनों कंपोनेंट्स, दोनों मैथमेटिकल टूल्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ हम यूज़ कर लेते हैं और ये सारी कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोस्तों बेसिकली क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है टू मेजर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमने डिवाइस करा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। है ना दोस्तों, तो देखते हैं कैसे हम मेजर कर पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब आपको पता ही है कि एक चार्ज के अराउंड हर तरफ आपको एक फोर्स फील होता है अगर आप एक टेस्ट चार्ज उसके पास लाएं चारों तरफ, और इसी रीजन को जहां पर हम फोर्स फील कर पा रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड अराउंड। इसी को हम बोलते हैं फील्ड, दैट इज द रीजन अराउंड विच हमें फोर्स फील हो सकता है। जैसे आप कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो दिस चार्ज विल exert force on that and you can feel the force, and this is everywhere around this charge. Now next concept is of area. We are considering any imaginary area which is bound by, this is a closed surface. Okay, so this is the area and let this be area. This can be 2D or 3D, anything. So what we consider an electric field which is in this region, let's say it is flowing like this. So if we want to find how much electric field is flowing through this area, what we'll do naturally, क्या हम naturally करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चारों ओर है, और इसमें से कितना फ्लो कर रही है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, जो भी एरिया है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है फ्लक्स की। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यहीं से बॉर्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। हम सिंपली क्या करते हैं, एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको फ्लक्स एक्चुअल में क्या देगी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में से पास हो रही है। मान लीजिए इसकी जो भी वैल्यू हो 10 हो इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया 2 मीटर स्क्वायर का है, तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स पास होएगी, 10 × 2 दैट इज 20। अगर आप एरिया बड़ा कर देंगे तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगी। अगर एरिया बड़ा हो गया तो वी कैन से 10 × लेट्स से एरिया भी बिकम 10।
So flux increases when the area increases. 100. So this is the basic concept of electric flux, area into electric field. Let's go to inside this electric flux. Now a problem arises. Let's see how. Let's say electric field is flowing like this. And we considered an area like this. So you will see students कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये it won't be able to pass through this area because this area is parallel to electric field. आप देखेंगे कि एरिया इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं हो पा रही है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इफ दिस इज अ वाटर, ये मान लीजिए वाटर की स्ट्रीम लाइन है, वाटर पाइप में से ऐसे वाटर गुजर रहा है. अगर आपने एक इस तरह का 2D स्ट्रक्चर ले लिया है वायर से मेड अप ऑफ ए वायर, अगर आप इस वायर को ऐसे रखेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर इज नॉट एबल टू पास थ्रू दिस एरिया, इट जस्ट टचेज एंड गोज लाइक दिस. सो फॉर द वाटर टू पास थ्रू दिस एरिया व्हाट वी डू, हम इसको एरिया को टिल्ट कर देते हैं. मान लीजिए 90 डिग्री पे हमने इसको टिल्ट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से. अब आप देखेंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो पा रही है. सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब पास हो पाएगी? 90 पे. अगर आप इसको थोड़ा कम एंगल रखते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री रख लेते हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम पास हो पाएगी. तो यहीं से बॉर्न होता है एक एंगल का कॉन्सेप्ट. वो समझते हैं क्या है. वो ये है कि मान लीजिए ये आपका एरिया है एंड इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इस तरीके से. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में. अब आप क्या देखेंगे कि एंगल एक्चुअल में क्या है. हम क्या करते हैं कि इस एरिया पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. हम इस एरिया पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में द एरिया विच इज द एंगल इज एक्चुअली बिटवीन दिस परपेंडिकुलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये, अब ये क्या है, ये आपने सुना होगा, दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर. अब एरिया वेक्टर क्या होता है? ये क्या चीज़ है? ये परपेंडिकुलर है इस एरिया पे जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड. आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन भी है, ये एक वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन है आउटवर्ड. इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द एरिया. सो ये थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में. तो अब थीटा एक रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला में. अगर हम फ्लक्स लिखते हैं E इंटू एरिया, E इंटू ए, तो एक्चुअल में हमने इस वाले केस में देखा था कि ओनली द 90 वाला जो कंपोनेंट है वही फ्लो करता है, जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे फ्लो कर रही है. इस केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स देखेंगे तो वो क्या क्या हैं, उनको रिजॉल्व कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक y वाला कंपोनेंट और एक ये x वाला कंपोनेंट है. आप देखेंगे ये वाला जो कंपोनेंट है वो एरिया के एकदम 90 डिग्री पे पास हो रहा है. तो एक्चुअल में वी विल कंसीडर ओनली दिस कंपोनेंट. तो इसको हम लिख देते हैं cos थीटा, E cos थीटा. सो E का cos थीटा कौन सा है? ये वाला x कंपोनेंट. और y वाला कौन सा है? sin थीटा होता है. ये दिस विल नॉट बी एबल टू पास. सो इसको हम फ्लक्स में कंसिडर नहीं करेंगे फॉर्मूला में, इसलिए cos थीटा का भी फैक्टर आ जाता है फ्लक्स के फॉर्मूला में. तो फ्लक्स का जो सिंबल हम लेते हैं वो फाई है और इसको हम लिख देते हैं E डॉट, ये भी वेक्टर है और ए इज एरिया वेक्टर, ये जो 90 डिग्री पे है. E डॉट ए, डॉट किस लिए? क्योंकि cos थीटा भी है. डॉट प्रोडक्ट अगर हम खोलते हैं तो आपका वही आ जाएगा E
मैग्नीट्यूड ए एंड कॉस थीटा, ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई, दिस सिंबल इज कॉल्ड फाई। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फाई, also called as flux, which is nothing but a measurement of electric field through an area. Next we'll see what is how the Gauss law is related. So this is Gauss law. अब देखते हैं गॉस लॉ कैसे रिलेटेड है फ्लक्स से। जैसे कि आपको पता है गॉस लॉ प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का मैथमेटिकल टूल है टू रिड्यूस द लेबर इंटेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो गॉस लॉ क्या बोलती है दोस्तों, ये मैं आपको एक सेकेंड बताता हूँ। हाँ, तो गॉस लॉ बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है। गॉस लॉ क्या है, एक रिलेशन। ये एक रिलेशन बताता है। किसके बीच में रिलेशन बताता है, तीन चीजों के बीच। पहला होता है इसमें फ्लक्स, पहला हम लेते हैं फ्लक्स। दूसरा हम इसमें लेते हैं एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। जैसा कि फ्लक्स में हम कंसीडर करते हैं क्लोज सरफेस, वैसा ही इसमें क्लोज सरफेस कह सकते हैं या एक एरिया कह सकते हैं। सरफेस का एरिया होता है तो क्लोज गॉसियन सरफेस बोलते हैं उसको। बेसिकली इससे एन एरिया टू कैलकुलेट द फ्लक्स। तीसरा जो इसमें कंपोनेंट होता है गॉस लॉ में जो रिलेशन देता है वो है इसका चार्ज इनसाइड। तीसरा रिलेशन है चार्ज का। तो पहला है फ्लक्स, दूसरा है एक सरफेस और तीसरा आपको चार्ज पता होना चाहिए। तो इसमें कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, इसमें हम गॉस लॉ को अप्लाई करके देखते हैं। ये एक 3D स्फीयर है, मान लीजिए एक इनसाइड Q एक चार्ज है Q, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से है, इसके अराउंड, इसके अंदर, वो है E। अब आपको निकालना है, आपको अप्लाई करना है गॉस लॉ इस केस में। तो गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स इस केस में क्या है, E इंटू एरिया। अब एरिया इसका क्या होता है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, दैट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस r मान लेते हैं स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। और थीटा अगर आप इसमें देखेंगे, कॉस थीटा क्या है देखेंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी। अगर ये चार्ज Q है तो आपको पता है कि इसकी फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इस तरीके से। और आप देखेंगे कि ये एरिया है, ये क्लोज गॉसियन सरफेस है। इस पे अगर एक कोई भी एरिया वेक्टर बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, इस तरीके से 90 डिग्री। दिस इज द एरिया वेक्टर। तो इसको कहीं भी आप ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से 90 डिग्री पे होगा, और वो आप देखेंगे एकदम पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस केस में थीटा क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि एकदम पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसमें आप देख सकते हैं थीटा 0 है तो कॉस 0 आपको पता है 1 होता है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगी हमारी, E मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से, तो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम रिलेशन बता देते हैं इसका। तो गॉस लॉ क्या बोलती है दोस्तों, गॉस लॉ बोलती है फ्लक्स
एक क्लोज गॉसियन सरफेस के थ्रू इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड, किसके इनसाइड, जो हम गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये स्फीयर, तो इसके अंदर जो भी चार्ज होगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे डिवाइड बाय ई नॉट, डिवाइड बाय ई नॉट, इसको हम परमिटिविटी भी बोलते हैं स्पेस की। तो ये एक बेसिक रिलेशन है गॉस लॉ जो बोलती है, वो बोलती है कि फ्लक्स का क्या रिलेशन है, चार्ज इनसाइड बाय ई नॉट। ये गॉस लॉ का एक रिलेशन देती है। तो इसको हम फिर से लिख देते हैं, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू नॉट, क्यू इनसाइड बाय ई नॉट, ये इसका रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे लेबर इंटेंसिटी कम हो जाती है। आज के लिए भी इतना ही, शुक्रिया।